प्यारे मित्रों, क्विज 247 के जीके एक्सप्रेस में आप लोग का स्वागत है, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का। और ये 30 प्रश्न रहेंगे फिर से, और ये सेट नंबर 4 है। सेट 1, 2, 3 का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल सकते हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आगामी आने वाले सभी सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, टीचर्स, एसआई, दरोगा, बीपीएससी, जेपीएससी, जो भी और भी सरकारी एनटीपीसी एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए। हर क्वेश्चन पर आपको 3 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, यानी फोटोग्राफी के फिक्सर में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बोरेक्स और अमोनियम सल्फेट। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है। सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है, और यानी सही जवाब क्या था? ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तांबा और निकेल, जिंक और आयरन, लोहा और निकेल, तांबा और जस्ता। आपको इसके लिए 3 सेकंड का समय दिया गया है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ए बी सी डी करके। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है डी, यानी पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? कम घनत्व होना, कम वेग होना, उच्च घनत्व होना और कम दबाव होना। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है इसके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए ए बी सी डी। सही जवाब इसका ए। बादल जो है कम घनत्व होने की वजह से आसमान में तैरता है। सही जवाब इसका क्या है? ए इज द राइट आंसर। कम घनत्व होने की वजह से ये वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखते क्या है। सेट 30 का चौथा क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है? अपवर्तन की वजह से, प्रवाहकत्व की वजह से, विकिरण की वजह से, आकर्षण शक्ति की वजह से। आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जवाब दीजिए ए बी सी डी करके कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है सी, यानी विकिरण। विकिरण की वजह से सूर्य का जो ऊर्जा एनर्जी है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। तो राइट आंसर इज व्हाट? सी। विकिरण की वजह से पृथ्वी तक, सूर्य से एनर्जी जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम आपको एक टास्क भी देंगे। क्वेश्चन ये है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। 3 सेकंड का समय इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया गया है। आपको यह बताना है कि किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ए बी सी डी कुछ भी बताइए, ए बी सी डी ऑप्शन में। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। बी इज द राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, और यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम सीट किस विधानसभा में है, लोकसभा की सबसे कम सीट किस राज्य में है। इसका जवाब आपको भी डालना है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
भारतीय संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। भारतीय संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1941 में, 1926 में, 1914 में। इसके लिए 4 सेकंड का समय आपको दिया गया है। आप बताइए कि भारतीय संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए बी सी डी, कुछ भी जवाब दीजिए फटाफट। समय की सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है ए, 1952 में हुआ था। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। संविधान के अंतर्गत तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। सो ए इज द राइट आंसर, 1952। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, और इस क्वेश्चन में फिर एक टास्क दूंगा आपको। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? और क्वेश्चन आपके लिए यह रहेगा कि प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डालिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857, 1848, 1548, 1885 और 1757। 5 सेकंड का समय आपके लिए। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है डी, 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1757 में। तो डी इसका सही जवाब है। और आपको कमेंट बॉक्स में यह डालना है कि प्लासी की लड़ाई कब किनके किनके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो हम लोगों का क्विज 247 का परिवार है, इस परिवार का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए प्लीज हमसे जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स बटन पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं तो। और साथ ही बेल बटन यानी घंटी को बजा दीजिएगा वहां पे, ताकि हर दिन जीके के साथ साथ जो वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, जहां हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, वो आप मिस ना कर दें, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलते रहे। साथ ही उस करंट अफेयर में हम लोग एक क्विज भी करते हैं लास्ट में, जिसमें जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको करंट अफेयर रिवाइज भी हो जाता है और जीके भी आपका रिवाइज होते रहता है। तो इसको सब्सक्राइब करके क्विज 247 फैमिली का मेंबर बने रहिए। और साथ ही प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसमें डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस प्रॉब्लम से आपने इसको डिसलाइक कर दिया। अगले वीडियो में आप उसके ऊपर इंप्रूवमेंट जरूर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आने से पहले आप उससे वही रिक्वेस्ट कर देता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर करना तो भूले ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। किनका वेतन आयकर मुक्त होता है? यानी किनका वेतन जो है वो इनकम टैक्स फ्री होता है। वो जैसे इनकम टैक्स का स्लैब है नॉर्मल लोगों के लिए कि 5 लाख रुपए जो सालाना कमाते हैं उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा कौन सा पोस्ट है जिनके लिए इनकम टैक्स नहीं लगता सैलरी पे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर यानी आरबीआई के गवर्नर। आपको जवाब देना है कि किनका जो सैलरी होता है वो टैक्स फ्री होता है, यानी इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है इसके लिए। समय की सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। तो राष्ट्रपति का जो सैलरी क्या होता है? इनकम टैक्स फ्री होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता उनको। तो बी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रपति जो है हमारे देश के पहले नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख रुपया प्रति माह, 1,50,000 रुपया प्रति माह। तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में ये डालेंगे कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, ये आप जवाब कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये आपके लिए टास्क है। अगले क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो यार, लाइक करना ना भूलो। लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं होता, हमें बस मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि तुलसीदास का नाम तो सुने होंगे, रामचरितमानस का नाम सुना होगा। तो तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय फिर से दिया गया है और आपको बताना है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। समय की सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है सी,
यानी तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। जवाब क्या हो गया? सी। राइट आंसर इज सी। तुलसीदास किसके शासन के समकालीन थे? अकबर के। कमेंट बॉक्स में ये डालेंगे आप कि अकबर जो थे वो किस वंश के थे। जैसे दिल्ली सल्तनत था, मुगल था, गुप्त वंश था, है ना। तो आप ये बताएंगे कि अकबर किस वंश से बिलोंग करते थे। इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आप इन लोग का नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप नोट्स बना लीजिए, या तो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फोन की मेमोरी भर जाएगी आपकी, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं ये एग्जाम में कई बार आते हैं, तो ये आपके लिए क्रीम क्वेश्चन हो जाता है। और आपके पास जब भी रहता है कॉपी तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो कहीं बैठे बैठे ये पन्ना रिवाइज हो जाता है। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर ली, ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ देना बहुत आसान था, लेकिन पीडीएफ लेके आप कैसे पढ़ेंगे, तो इससे बेहतर कि आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन चीजें एक बार में ही याद हो जाएंगी, लिखने से चीजें ऐसे ही याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो परत है हमारे, जो परावैंगनिक किरणों से बताता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? O3 SH2, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय इसके लिए फिर से। ऑप्शन में ए बी सी डी बताएंगे। ओजोन का रासायनिक नाम क्या है? समय सीमा समाप्त होता है, इसका सही जवाब है बी, O3। O3 जो है ओजोन का रासायनिक नाम है। क्या है? O3। द राइट आंसर इज बी। ओजोन को O3 भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार। अगला क्वेश्चन देखें क्या है भाई। पौधे अपने पोषक, ये क्वेश्चन तो पक्का बताएंगे, बहुत उम्मीद के साथ पूछ रहा हूं। पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर, पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं? उर्वरक, रोशनी, मिट्टी और वायुमंडल। आपको जवाब देना है 3 सेकेंड में। इसका जवाब देना है 3 सेकेंड में, जवाब देना है फटाफट। समय की सीमा समाप्त होती है भैया। इसका जवाब है सी। कहां से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। तो पौधे अपना जो पोषक तत्व है वो कहां से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। सी इसका सही जवाब था, मिट्टी। मिट्टी से ज्यादा ये है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी बांदीपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? यानी आपको जगह या स्टेट का नाम दिया गया है, ये आपको बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात। इसके लिए आपको 7 सेकंड का समय दे रहे हैं। गूगल मत कीजिएगा, आपको दिमाग से बताना है, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? 4 स्टेट का नाम दिया गया है, ए बी सी डी बताइए। 7 सेकंड का समय है। समय की सीमा समाप्त हुई। सही जवाब है इसका ए, कर्नाटक। कहां पे है? कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं और सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो बेंगलुरु इसका क्या है? राइट आंसर है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे है? राइट आंसर इज व्हाट? कर्नाटका। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आज का? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? क्वेश्चन फिर से एक बार है। अभी पूछा था हमने, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? बांदीपुर। और अब जो क्वेश्चन पढ़ो क्या है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। फिर 4 स्टेट का नाम दिया गया है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। आपको फिर से इसके लिए 3 सेकंड का समय देना है आपको। चलिए फटाफट बताइए। समय की सीमा समाप्त हुई भाई। इसका सही जवाब है बी। बी इसका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। कहां पे है? पश्चिम बंगाल। जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल। तो बी इसका राइट जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है? कोलकाता। कहां पे? कोलकाता। तो कोलकाता किसकी राजधानी है, और पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क मिलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बताते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आ चुका है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, टीचर्स, सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? समय की सीमा समाप्त हुई मेरे मित्रों। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सही जवाब है। तो आंध्र प्रदेश का जो फोल्क डांस है यानी लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अच्छा, आपको एक टास्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और है डांस का जो बार बार पूछा जाता है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है और मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आप ये दो जवाब कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दो जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कहता है। दोस्तों फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे मित्र हैं क्विज 247, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इसके परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही आपको बगल में बेल की घंटी बनेगी, उस घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जीके के साथ साथ जो जीके एक्सप्रेस चल रहा है अपना, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स और लास्ट में करंट अफेयर का जो क्विज होता है लास्ट में, उसका भी मजा मिल पाए। और साथ ही इस वीडियो को भूलिएगा नहीं लाइक और शेयर करना। लाइक और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो पर उस पर काम जरूर होगा। तो प्लीज हम चाहेंगे कि आप लोग सारे लोग क्विज 247 का मेंबर बनिए और इस परिवार को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि आपकी सफलता में ये मदद कर सके। क्विज 247 आप लोग के लिए एक रामबाण बन के निकले, ब्रह्मास्त्र बन के निकले। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1936, 1941, 1947। 3 सेकंड का समय इसके लिए भाई, 3 सेकंड का समय है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जवाब हमारे कमेंट 1 बी सी डी फटाफट। समय सीमा समाप्त होता भाई। इसका सही जवाब है ए। क्या जवाब इसका? ए 1935, 1935 का सही जवाब है। 1 अप्रैल 1935 को जो हमारा केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, एक जवाब आप दीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में। फिर से याद आ गया कि आरबीआई का जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। कहां पर है? मुंबई। और आप ये जवाब दीजिएगा कि शुरू में यानी पहला हेडक्वार्टर कहां था आरबीआई का? मुंबई शुरुआती हेडक्वार्टर नहीं था, मुंबई दूसरा हेडक्वार्टर बना है और जो अभी भी है। लेकिन पहला हेडक्वार्टर कहां था और मुंबई कब बना, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। ये आपके लिए टास्क रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आज का क्या कहता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो अंतरिक्ष में पहुंचा, पहला व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में पहुंचने वाला? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। बताइए कौन है व्यक्ति जो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचे इस चार में से? 3 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बताइएगा जवाब इसका। ए बी सी डी कमेंट में बताइए। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है यूरी गागरिन, यानी बी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। यूरी गागरिन जो है वो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा था। यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी उम्दा प्रश्न, एसएससी सीजीएल के लिए खासकर। किस देश ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था? कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री कौन है? किस देश ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, अमेरिका और जापान। आपको इसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप सोच के बताइए कि कार्बन टैक्स लगाने वाला कंट्री कौन सा है सबसे पहले। समय शुरू होता है अब। दोस्तों टाइम समाप्त होता है। इसका सही जवाब है बी, फिनलैंड। फिनलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था। फिनलैंड इज द राइट आंसर। आपको कहेंगे न्यूजीलैंड दिखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, फिनलैंड सही जवाब है। और फिनलैंड कब लगाया था कार्बन टैक्स? लगाया था 1990 में। 1990 में लगाया था कार्बन टैक्स। 1990 में लगाने वाला यह है कंट्री, इसके बाद ही कोई कंट्री ने लगाया है। तो सबसे पहले फिनलैंड ने लगाया था 1990 में कार्बन टैक्स, उसके बाद किसी कंट्री ने लगाया है। इसलिए इसका सही जवाब फिनलैंड होगा। कहीं कहीं आपको न्यूजीलैंड को दिखने को मिल सकता है, लेकिन राइट आंसर है फिनलैंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किनको जाना जाता है?
भारतीय संविधान के पितामह के रूप में किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड का जवाब। ये तो रटन थे वो क्वेश्चन, बहुत बार आया है एग्जाम में। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है बी। भीमराव अंबेडकर को यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का फादर या पिता या पितामह कहा जाता है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनको संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये चीज याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन वीडियो मिलते रहे आपको। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ा उम्दा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO आपने सुना होगा, को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? किस देश ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को अपनाया सबसे पहले? तो अब ब्राजील है, दक्षिण कोरिया, भारत और चाइना। इस 4 में से बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरनेशनल श्रम संगठन बोलते हैं, उसको अपनाने वाला पहला कंट्री कौन सा था? आपको इसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट ABCD करके। जीके में 10 सेकंड क्वेश्चन, बहुत टाइम बहुत है, मैथ नहीं जो कैलकुलेशन लगेगा। चलिए फटाफट, इसका जवाब है ब्राजील। ब्राजील इसका सही जवाब है। तो ब्राजील जो है एक जो देश है, इसने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को अपनाया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किसने अपनाया? ब्राजील ने। ब्राजील कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। और कैपिटल में आप बताएंगे, करेंसी क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ब्राजील की करेंसी क्या है। ये आपका टास्क रहा कि ब्राजील की करेंसी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देखते हैं। वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये क्वेश्चन बहुत बार CGL में आ चुका है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? यानी कौन सा राजमार्ग, नेशनल हाईवे है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ता है? नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 2। राजमार्ग 1, 3, राजमार्ग 7 और राजमार्ग 2। इसके बारे में जवाब दीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। इसका सही जवाब है सी इसका सही जवाब है। नेशनल हाईवे 7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, तो सी इसका सही जवाब है। NH7 ये कहां से कहां जोड़ता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, NH7। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? भैया बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, इस क्वेश्चन को साधारण ना लेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, झेलम और कावेरी। फटाफट जवाब दीजिए, 3 सेकंड का समय इसके लिए, महज 3 सेकंड। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? साथ ही ये बताएंगे विजयवाड़ा किस राज्य में है, ये कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है, ये आपके लिए टास्क है। लेकिन अभी आप ये बताइए विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है। समय की सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा। कहां पे है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा। ये साउथ इंडिया का पार्ट है। आपको ये जवाब देना है कि विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है। विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो विजयवाड़ा किस नदी पे स्थित है? कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रीम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, नन ऑफ दीज। इसके लिए आपको 7 सेकंड का समय दे रहे हैं और आपको बताना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें बोला गया है। क्वेश्चन फिर से सुन लेंगे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें बोला गया है? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में ABCD। समय की सीमा समाप्त हो गई मेरे दोस्तों। इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ए इसका सही जवाब है। क्या सही जवाब इसका? ए। चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ए इसका सही जवाब था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो, फटाफट शेयर करना ना भूलो। लाइक करो और शेयर करो।
ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया और कब हुआ था? ये 1861 में। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडियन मिरर जो है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1861 में। तो वही कह रहा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है उसका संपादन और प्रकाशन किसने किया है? मंगल पांडे ने, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको जवाब देना है कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया। आपको समय दिया गया 7 सेकंड का, फिर से 7 सेकंड का समय दिया गया और आपको बताना है कि इसका संपादन व प्रकाशन किसने किया। टाइम अप। इसका सही जवाब है बी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर इन दोनों ने मिलकर, यानी 20 का सही जवाब था, इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है उसका संपादन और प्रकाशन किया। कब किया? तो 1861 में किया। ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार देखने को मिल चुका है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का देखते क्या है। इसके बाद 6 क्वेश्चन और रह जाएंगे। भारत के आर्थिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता। और हिंट देता हूं, कुछ लोग कोलकाता मारते हैं जो इसका आंसर गलत है। कोलकाता कुछ लोग मार देते हैं, इसका आंसर गलत है कोलकाता। तो आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 5 सेकंड का समय है आपके पास। भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। कोलकाता तो नहीं, हिंट कर दिया। समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई जो है भारत की आर्थिक यानी इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? मुंबई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया मुंबई से कि भाई शेयर मार्केट तो मुंबई में, लेकिन मुंबई में कहां पर है? तो इसका क्वेश्चन में जब जवाब आता है तो दलाल स्ट्रीट करके आता है नाम, दलाल स्ट्रीट, वो जवाब में डालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते थे? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आप जवाब दीजिए। इसके लिए आपको 7 सेकंड का समय दिया गया है। 57 ईसा पूर्व, 51 ईसा पूर्व, 52 ईसा पूर्व और 49 ईसा पूर्व। 7 सेकंड का समय आपको दिया गया है और बताइएगा आप उसमें कि विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी। 7 सेकंड का समय दिया गया आपको। समय समय समाप्त। इसका सही जवाब है ए, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व इसका सही जवाब है। तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, 57 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये डालें शक संवत की शुरुआत कब की गई थी। इसका टास्क आपको फिर से दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर से सीजीएल में कई बार देखा गया है। केंद्रीय बजट को अधिकतम बार यानी सबसे ज्यादा 10 टाइम्स, 10 बार किसने प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। केंद्रीय बजट को अधिकतम बार यानी 10 बार किसने प्रस्तुत किया है? यानी ये 4 नाम है, इन्होंने सेंट्रल बजट को प्रस्तुत किया है, पेश किया है, और जो किया है सबसे ज्यादा बार किया और 10 बार टोटल किया है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन वो महान शख्स है जिन्होंने केंद्रीय बजट को 10 बार पेश किया है। 7 सेकंड का समय आपको दिया गया है। समय शुरू होता है अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार, शेयर करो, लाइक करो फटाफट, ताकि और इस तरह रोज वीडियो लाते रहे हम 30-30 क्वेश्चन के और आपका जीके एकदम बूस्ट कर दे टनाटन। जाओ और धड़ाधड़ मारना शुरू करो एग्जाम में क्वेश्चन को। एग्जाम में समय सीमा समाप्त हो गया। इसका सही जवाब है ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका सही जवाब है, यानी ए नंबर इसका सही जवाब है। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट को पेश किया। और कितने बार किया क्वेश्चन ये भी आता है, तो क्वेश्चन कितने बार किया उन्होंने? तो 10 बार किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोरारजी देसाई। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वो देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1949, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1947 और इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको 7 सेकंड का समय दिया गया है। गूगल मत करना, इसका ईमानदारी से जवाब दे दो। स्वतंत्र भारत का अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? समय की सीमा समाप्त होती है। इसका सही जवाब है सी, सी इसका सही जवाब है, यानी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का
क्योंकि 1947 के अगस्त में ही 15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका था, तो 26 नवंबर को उसी वर्ष स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो राइट आंसर इज सी, 26 नवंबर 1947 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यानी थर्ड लास्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक बार, अर्थव्यवस्था में असमानता को दूर करने के लिए किस पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यानी अर्थव्यवस्था में असमानता को ठीक करना, जो इम्बैलेंस होता है उसको, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है उसको खत्म करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में असमानता ना हो? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। आप ये बताएंगे कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था की असमानता को ठीक कर दिया जाए। आपको दिया गया है 5 सेकंड का समय, चलो 7 सेकंड का समय देते हैं इसके लिए, ठीक है? 7 सेकंड का समय आपके पास। समय की सीमा समाप्त हो गई। इसका सही जवाब है ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था कि असमानता में जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसमेंट होता है उसको खत्म करना, आर्थिक असमानता को खत्म करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको यह बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना का जो गठन हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? पंचवर्षीय योजना का गठन जो हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एसएससी के लिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीपीएससी या पीसीएस का जो भी एग्जाम होता है उसके सारे क्वेश्चन ये सब, पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके सारे क्वेश्चन हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क SAARC जो था सार्क का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान और चीन, इस 4 कंट्री में बताएंगे कि सार्क का कंट्री नहीं है। 3 देश उसमें सार्क का भाग है, चौथा देश उस सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है भाई? लिख लो अगर नहीं जानते तो। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसमें साउथ एशिया का जो भी है कंट्रीज में 8 मेंबर हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन मेंबर नहीं है? 7 सेकंड का समय दिया गया आपको। समय की सीमा समाप्त। इसका सही जवाब है चीन। चीन जो है सार्क का मेंबर नहीं है। बाकी पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल और आपका श्रीलंका, ये सब इसका पार्ट है, लेकिन चीन इसका हिस्सा नहीं है, चीन इसका मेंबर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सार्क कंट्री में चीन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान सब है उसमें, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं मजेदार सवाल होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां है? सबसे पहले यह जान लीजिए एनडीबी क्या है। आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा। ब्रिक्स जो कंट्री है, ब्रिक्स जो बना है, उसमें ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर जो बनाया गया है, तो उसमें कौन कौन से कंट्री हैं? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्री के द्वारा जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए बैंक बनाया गया है वो है एनडीबी बैंक, यानी ब्रिक्स कंट्री के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? तो इसको बोला गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई चीन, न्यू दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल और चीन बीजिंग चीन। आपको बताना है इस 4 जगह में से न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। 5 सेकंड का समय सीमा समाप्त होती है दोस्तों। इसका सही जवाब है शंघाई चीन। कहां है? शंघाई चीन। शंघाई चीन इसका सही जवाब था। तो कहां है एनडीबी का मुख्यालय? एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई चीन। और एनडीबी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया है। ब्रिक्स के बारे में देखना है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम एक वीडियो डाले हैं जो G7, G20, ब्रिक्स इन सब पे है, वो आपको जरूर मदद करेगा। तो एनडीबी किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिक्स देशों का एक बैंक है, जो कि उनको इकोनॉमिक या कल्चरल के लिए किसी भी तरह की हेल्प जरूरत होती है, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल जरूरत होती है, तो यहाँ ये बैंक हेल्प करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी इसको बोलते हैं। तो एनडीबी का मुख्यालय कहां है? शंघाई चाइना। तो इसके साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू आपका। और प्लीज क्विज 2747 का मेंबर बने रहिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल घंटी जो है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको कल फिर जो वीडियो आएगा और रात में जो करंट अफेयर डालते हैं वो वीडियो आपको मिलेगा, क्विज का वीडियो मिल जाएगा, जीके का वीडियो मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, यूनिक यूनिक वीडियो डालेंगे जहां आपको कम एफर्ट में सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।